from Yorkshire, which is 3.5 hours drive, and I don't know where do you can get a cab. So ये दर्शाता है कि वो वृद्ध आदमी मेरे ख्याल से 70 के ऊपर ही दिख रहे थे, 75 के। वो आदमी ऑल द वे यॉर्कशायर से सिर्फ सचिन तेंदुलकर को देखने आया, इसलिए कि उनको ये डर था कि मैं शायद वापस न देख पाऊं। केंद्रीय खेल मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सचिन ने देश का गौरव बढ़ाया और वो खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बने रहे। उनका मंत्रालय उनकी सेवाएं लेने की कोशिश करेगा। वहीं एथेंस ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट राज्यवर्धन सिंह राठौर ने अपने साथी क्रिकेटरों की मदद करके अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल किया। Wish Sachin Tendulkar ji all the very best on his retirement. He's been an inspiration to the youth of the country, and I hope he will be inspiration in the future. The Ministry of Youth Affairs and Sports forward to working with him towards promoting sports in the country. See, I think it is not important that how many runs one makes. It is not important. He has inspired a lot of young people. He has brought laurels to the country. That is what is important. He has made every Indian proud. That is what is important. He has given a lot to the whole country. Great moments of joy. Nevertheless, the status and the level that he's at, if he uses that for betterment of the sport, for sports persons, or for sports administration, or for sports policies, then it would be for a much greater cause, and his life would be totally complete. Of course, that's his call, because it takes a lot of energy to do this as well. But the immense experience that he has, I think it would be best utilized now for making more Sachins, if I can use that word. But undoubtedly, we as a whole nation are very grateful for his great performances that he's given. और सचिन के संन्यास पर बिग बी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको बताते हैं। जब उसकी खबर सुनी तो ऐसा लगा कि सारे देश का हृदय कुछ थम सा गया है, और मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय क्रिकेट का हृदय जो है वो शायद हमेशा के लिए थम गया, ऐसा लगा। शब्द नहीं है किस तरह की उनकी तारीफ की जाए या उनके बारे में कहा जाए। He has been a phenomenal athlete, and not just excelling himself in the game that he plays, but has become a symbol of great excellence for the country. And for him to retire from this is just unimaginable. And somewhere we cannot imagine that cricket will be the same without him. But we wish him all the very best. He has served the nation and the country for so many years and created so many unbelievable records, perhaps never ever to be matched again by any other individual. चलिए बढ़ते हैं आगे। पिछली एशेज सीरीज में हॉटस्पॉट तकनीक के इस्तेमाल को लेकर काफी विवाद हुआ था। उस सीरीज में हॉटस्पॉट के प्रयोग के बावजूद कई फैसले गलत साबित हुए थे। हालांकि इस दौरान इस तकनीक से बचने के लिए कई खिलाड़ियों पर सिलिकॉन टेप के लगाए जाने की बात भी सामने आई थी। उन्हीं विवादों को ध्यान में रखकर आगामी एशेज सीरीज में कई बदलाव किए गए हैं। Ian Bell's presence continues. Fences, first up to There we go again. That's a pretty good shot. Swan also. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच अगली एशियन सीरीज में विवादित हॉटस्पॉट तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये तकनीक उपलब्ध करा रहे चैनल 9 ने आगामी एशियन सीरीज में इसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। अब फील्ड अंपायरों से रिव्यू मांगे जाने की स्थिति में थर्ड अंपायर आई बॉल ट्रैकर, स्लो मोशन रिप्ले और स्टंप्स माइक्रोफोन की आवाज के आधार पर फैसला देंगे। हालांकि इस सीरीज में DRS का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन वो अगले 6 महीनों के लिए ट्रायल बेस पर होगा। पिछली एशियन सीरीज में हॉटस्पॉट तकनीक को लेकर काफी विवाद हुआ था। उस सीरीज में इन तकनीक के आधार पर कई गलत फैसले दिए गए थे। तब हॉटस्पॉट से बचने के लिए इंग्लिश खिलाड़ियों पर सिलिकॉन टेप लगाने के आरोप लगे थे। हालांकि ECB और इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक ने इन खबरों को गलत बताते हुए हॉटस्पॉट तकनीक का बचाव किया था। हालांकि ICC इसके इस्तेमाल से खुश नहीं थी। उधर इसके हटाए जाने की एक वजह इस तकनीक के इस्तेमाल पर आने वाला महंगा खर्च भी माना जा रहा है। हॉटस्पॉट तकनीक के लिए हर दिन $10,000 का खर्च आता है, जिसे कम से कम 4 कैमरों के जरिए ऑपरेट किया जाता है। उधर न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच चल रही सीरीज में
पहली बार आईसीसी के कुछ नियमों को लागू किया गया है। नए नियमों के अनुसार अब टेस्ट क्रिकेट में हर 80 ओवर के बाद टीमों को महज 2 रिव्यू दिए जाएंगे। हालांकि ये रिव्यू हर 80 ओवर के बाद फिर से दोनों टीमों के खाते में जुड़ जाएंगे। हालांकि अगर दोनों टीमें 80 ओवर से पहले ही दोनों रिव्यू का इस्तेमाल कर लेती हैं, तो अगले 2 रिव्यू पाने के लिए टीमों को अपनी पारी के 80 ओवर खत्म होने तक का इंतजार करना पड़ेगा। First up to Pryor, Harris got one to jump. Ball again. इन ओवरों तक यदि कोई रिव्यू बच जाता है तो उसे 80 ओवरों के बाद खत्म मान लिया जाएगा। उधर गेंद के आकार में बदलाव को लेकर भी नियमों में संशोधन हुआ है। अगर गेंद के आकार में बदलाव के बाद उसके लिए जिम्मेदार खिलाड़ी की पहचान नहीं होती है, तो फील्डिंग करने वाले कप्तान को पहली और आखिरी चेतावनी दी जाएगी। गेंद से छेड़छाड़ करने वाले खिलाड़ी की पहचान होने की दशा में उस खिलाड़ी की टीम पर 5 रन का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि अगर गेंद के आकार में आए बदलाव का पता किसी को नहीं चलता है, तो फिर दूसरी गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा। जाहिर है कि पिछले दिनों क्रिकेट में उठे कई विवादों के बाद आईसीसी ने इसमें कई बदलाव किए हैं। ऐसे में देखना होगा कि ये बदलाव कितने कारगर साबित होते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क A to Z न्यूज़। चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार की बीसीसीआई के खिलाफ क्या है अगली योजना। अटक से अटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, संसद से सड़क तक, यूपीए से एनडीए तक, राजनीतिक गलियारों की हर हलचल पर पैनी नजर। हर मुद्दे पर नेताओं को देना होगा जवाब। देखिए खास कार्यक्रम बोल नेता बोल, हर मंगलवार और शुक्रवार रात 8 बजे A to Z न्यूज पर। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com. Yes, I am also ready. ये 50 साल में भी इतना होश होने का कारण जानते हो? मुस्लिम पावर ईव, वीमेंस पावर, ईव्स पावर, मुस्लिम पावर ईव, ओनली वन सोल्यूशन फॉर वीमेंस पावर। के खिलाफ नए सिरे से याचिका दायर करने की तैयारी कर रहा है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार इस नई याचिका के तहत अगले साल जनवरी में होने वाली आईपीएल नीलामी में इन दोनों टीमों के शामिल होने पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के सेक्रेटरी आदित्य वर्मा ने कहा कि दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों टीमों के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। वर्मा ने कहा कि बेशक इन दोनों टीमों पर बैन नहीं लगाया गया है, लेकिन इस बार इन्हें नीलामी से दूर रखने की वो पूरी कोशिश करेंगे। आईपीएल की नीलामी इस बार नए सिरे से होगी, जिसमें सभी खिलाड़ी शामिल होंगे।
चीनी दूतावास ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को स्टेपल वीजा जारी कर दिया। इस वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रही अरुणाचल प्रदेश के 2 तीरंदाजों को इमिग्रेशन विभाग ने चीन जाने से रोक दिया था। 24 सदस्यों की टीम में 2 सदस्यों की तीरंदाजी टीम के 24 में से 2 खिलाड़ियों को इमिग्रेशन विभाग ने रोक दिया। ये खिलाड़ी हैं चेक मार्सेलो मीहू और सोरांग यूमी। इस घटना की घोर निंदा करते हुए भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष विजय कुमार मल्होत्रा ने इस मामले को उच्च स्तर पर उठाए जाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इन दोनों खिलाड़ियों को शुक्रवार को होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में भेजने की पूरी कोशिश की जाएगी। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के 2 वेट लिफ्टरों को चीनी दूतावास ने स्टेपल वीजा जारी किया था, जिसकी वजह से दोनों को एशियाई यूथ चैंपियनशिप में जाने से रोक दिया गया था। उन्होंने कहा कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी थे उन्होंने कहा कि ये स्टेपल वीजा है तो अलाउ नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं, हमें तो ऐसा कुछ पता नहीं था। जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तभी हमें हमारा पासपोर्ट मिला और वहीं चेक इन करा रहे तभी मतलब मना कर दिया। स्टेपल वीजा मिला था तो उसी की वजह से हम लोग को बोर्डिंग पास नहीं मिला, उधर से हम लोग को वापस भेज दिया। वही है, बहुत दुखी फील हो रहा था। बट अभी हम लोग आर्चरी एसोसिएशन वाले लोग हम लोग के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आई होप आज शाम तक हो जाए और हम लोग को जाने मिले। वही चीन ने स्टेपल वीजा दिया था। ये मामला केवल खेल का नहीं है, जिस तरफ आर्चरी का नहीं, ये मामला देश भर का है। ऐसी स्थिति में हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से भी बात करेंगे और सारे देश को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। देश भर में इसके खिलाफ एक वातावरण बनना चाहिए और हम अपनी इंटरनेशनल बॉडी से भी बात करेंगे। See, the problem is that these 2 workers from Arunachal Pradesh were to go to China tonight, and the papers were submitted to Chinese embassy for issue of visa. The embassy, instead of issuing a proper visa, they issued a slip which was pasted at their passport, and they were told that as soon as they arrive in China, their entry will be allowed. चलिए, इसी के साथ चैंपियंस क्लब में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। खास कार्यक्रम बोल नेता बोल में आपका स्वागत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अपने 15 साल के कार्यकाल का ब्यौरा दिया है। उन्होंने अपने ब्यौरे में पिछले 15 सालों के अंदर जो विकास कार्य किए हैं उनके विषय में बताया है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हरवंश डंकल जी और विकासपुरी विधानसभा के नेता संजय गुप्ता जी। इनसे हम जानेंगे कि जो ब्यौरा शीला दीक्षित ने प्रस्तुत किया है वो कितना सही है। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। डंकल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि शीला दीक्षित सरकार ने अपने 15 साल के कार्यकाल का जो ब्यौरा दिया है उसमें कहीं भी उन्होंने सुरक्षा के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की है, कोई भी बात अपनी नहीं रखी। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए प्रशांत जी, सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं है। सुरक्षा के बारे में तो जाहिर हो गया कि उन्होंने नहीं इसकी चर्चा की, क्योंकि उन्हें पता है कि सुरक्षा की स्थिति दिल्ली में कैसी है। रेप कैपिटल अब आम लोगों के मुंह पर यह शब्द आ गया है सुरक्षा के मामले में अगर कहें तो। और बहुत सारी बातें हैं जो इसमें दिल्ली के बीच में उन्होंने छुपाई हैं। जैसे इन्होंने कहा था कि हम दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, 15 साल हो गए। जितना पैसा राष्ट्रमंडल के घोटालों में बहाया गया दिल्ली के बीच में,
एक अकेली दिल्ली नहीं, दिल्ली के साथ 3 शहर और इतने पैसे से पेरिस बन सकते थे। इसी तरह से मूलभूत समस्याएं, अब उन्होंने बिजली के बारे में कहा तो सिर्फ 2 साल में ही 72% किराया रेट। बिजली के मुद्दे में अगर बात करें तो उनका कहना है कि 24